सो वेल हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 2 के राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। हाँ जी, गेस्ट पेपर। इस एक पेपर से आपका पूरा पेपर आने वाला 100% मान के चलेगा, बिकॉज इस पेपर पे हमने कम से कम पिछले 2 सालों के पीवाईक्यूज को स्टडी किया। पिछले 2 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको स्टडी किया, उनको समझा, एनालिसिस किया, तब जाके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके आज का गेस्ट पेपर बन चुका है। ठीक है, इस गेस्ट पेपर से मान के चलिए 90 से 95% तक आपका पेपर बनने वाला है। 90 से 95%। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं बीए सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर MGSC। ठीक है, चलिए फिर ओके, गेस्ट पेपर है आपका। गेस्ट पेपर बीए सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीतिक विचारक। आपकी बुक का नेम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि भाई मनु कौटिल्य वगैरह। मनु है, कौटिल्य है, स्वामी विवेकानंद है, यानी जो विचारक हैं उनके बारे में ये बुक है। भारतीय राजनीतिक विचारक, MGSC बीकानेर के लिए है, आप सभी जानते हैं। चलिए फिर क्लास को फटाफट से अपन एंड करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों ये गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत छोटी सी क्लास के अंदर अपन जान लेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इस वीडियो को पूरा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के नीचे हाइप का बटन मिलता है ना, हाइप कर देना प्लीज। आप अगर हमारे मित्र देखे सच्चे मित्र हो ना, तो हाइप जरूर करना, कमेंट करना, लाइक करना। इकाई 1 में हम पढ़ेंगे मनु कौटिल्य शुक्र। इकाई 2 के अंदर राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इकाई नंबर 3 में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। इकाई नंबर 4 के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इकाई नंबर 5 में मानवेंद्र नाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपकी सिलेबस है। अगर किसी को सिलेबस नहीं मालूम तो ये सिलेबस है। वैसे सिलेबस की अलग से वीडियो अपलोड कर दी गई थी, और फिर भी सिलेबस नहीं पता था तो ये देख लो। अब आपके एग्जाम के अंदर टाइम टेबल किस, आपकी परीक्षा का पैटर्न किस तरीके का आने वाला है। ओके, परीक्षा का पैटर्न देखिए किस तरीके का आएगा आपका। खंड ए होता है, खंड ब होता है, खंड स होता है ना। ABC खंड होते हैं आपके, ABC खंड होते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो आपके खंड ए बस है। खंड ए के अंदर क्या आएंगे, 5 + 5, 5 MCQs 5 रिक्त स्थान, 5 MCQs 5 रिक्त स्थान। कितने अंकों के आएंगे, 2 अंकों के प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक इकाई से 2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे। तो यानी एक प्रश्न को अगर आप गलत करोगे, यानी एक MCQ गलत कर दिया तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। एक MCQ सही कर दिया तो 2 नंबर आ जाएंगे। सीधी सी बात है। 5 MCQs है, 5 रिक्त स्थान है, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 10 नंबर हो गए आपके यहाँ पे। बात करें लघुत्मक प्रश्न, लघुत्मक प्रश्न कितने आएंगे, टोटल 5 आएंगे। 5 करने अनिवार्य हैं, लेकिन 5 में क्या आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, या तो ऊपर वाला कर लेना या नीचे वाला कर लेना। ठीक है, लघुत्मक प्रश्न में आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, एंड आपके जो लघुत्मक प्रश्न है वो कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। लघुत्मक प्रश्न 8 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 आएंगे, तो 5 × 8 कितने हो गए, 40। 5 × 8 40, भी 5 आएंगे और 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 5 × 8 40। कितने शब्दों में आंसर देना है, 150 शब्दों के अंदर आंसर देना है। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे दीर्घ निबंधात्मक, निबंधात्मक जो है वो आएंगे, एक प्रश्न निबंधात्मक आपका 20 नंबर का आएगा। पर आपको प्रश्न कितने मिलेंगे, वहां पे आपको प्रश्न मिलेंगे 5 में से करने कितने, 3। हर इकाई से एक प्रश्न आएगा, हर इकाई से एक निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को वहां पे मिलेगा। पर आपको कोई 3 ही प्रश्न करने हैं, तो 3 × 20, 3 × 20, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर देने पे आप अगर अच्छा आंसर दोगे तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो 3 × 20 कितने हो गए, 60। ये आ गए आपके 60, या आपके आगे 60। ठीक है, और इसमें कितने शब्दों में आंसर देना है, 400 शब्दों में आंसर देना है। तो सीधी सी बात, मेरी सीधी सी बात समझ लो कि पहले तो 5 MCQs हो गए, 5 आपके रिक्त स्थान हो गए, उसके बाद में 5 हो गए लघुत्मक, और 3 हो गए आपके निबंधात्मक। ठीक है, आएंगे तो 5, बट करने कितने, 3 है। ओके, कितने नंबर के, 20 नंबर का एक है, और लघुत्मक कितने नंबर का है, 8 नंबर का एक है। ठीक है, समझ में आ गया, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया बात है। अरे आप तो बहुत होशियार हो आप सभी। गेस्ट पेपर है, इस पेपर से, इस वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्न उठने वाले, बहुत सारे लिटरली। तो वीडियो को फटाफट से देखो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस क्लास से आपके बहुत सारे प्रश्न उठने वाले हैं। बात करते हैं इकाई नंबर 1 से आपकी MCQs और रिक्त स्थान कौन कौन से आ सकते हैं। मनुस्मृति की रचयिता किसे माना जाता है, मनुस्मृति की रचयिता कौन है बताओ, मनु है। ठीक है, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में कुल कितने श्लोक हैं, 2654 में, 2654 में, 2654 में। मनु ने राज्य की उत्पत्ति
किस सिद्धांत का समर्थन किया? देवी सिद्धांत का। मनु के अनुसार राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? प्रजा का संरक्षण एवं लोक कल्याण। अभी रुकिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुरात्मक, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक बताने वाला हूं, ठीक है। ये तो है जो आपके, आप देख लीजिए कि भाई ये 10-12 करा रहा हूं कुछ आपको एमसीक्यूज जो आपके बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपके रिक्स्थान बन सकते हैं ना भाई। इसको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, इसको रिक्स्थान में भी पूछ सकता है। मनु के अनुसार राजा किसके अधीन होता है? धर्म के अधीन होता है। मनु के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? स्वामी यानी राजा। मनु के सप्तांग सिद्धांत में कुल कितने अंग हैं? सप्तांग मतलब 7। मनु के सप्तांग सिद्धांत का प्रथम अंग क्या है? स्वामी, राजा। मनु के अनुसार सुहृद का अर्थ क्या है? मित्र राज्य। क्या क्या होता है? मित्र राज्य। मनु के अनुसार कर किस उद्देश्य से लगाना चाहिए, यानी टैक्स किस उद्देश्य से लेना चाहिए? तो प्रजा की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए। मनु ने राजनीतिक आधार किसे माना? धर्म को माना। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। कौटिल्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? चाणक्य के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र की आधुनिक खोज किसने की? आर शम शास्त्री। आर शम शास्त्री। कौटिल्य किस वंश के प्रधानमंत्री थे? मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? अपने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंगों क्या कहा जाता है? सप्तकृति। जो आपके 7 अंग होते हैं ना राज्य के, उसको 7 प्रकृति कहते हैं। कौटिल्य की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? मंडल सिद्धांत पर आधारित है। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। ये यूनिट नंबर 1 की बात हो रही है सब। कौटिल्य की विदेश नीति में कितनी शार्गुण नीतियां? 6। कौटिल्य की नीति में विजय कुश किसे कहा गया? विजय की इच्छा रखने वाला राजा। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था को किसके आधार माना है? सुशासन एवं सुरक्षा का आधार माना है। शुक्र के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? शुक्र नीति है। शुक्र ने किस विषय पर विशेष बल दिया? प्रशासनिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया। शुक्र के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रजा का कल्याण। शुक्र ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया? सुशासित राजतंत्र का। मनु, कौटिल्य एवं शुक्र तीनों किस विषय पर विशेष बलते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य यानी जनता के हित वाला राज्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवस्था एवं न्याय की स्थापना करना। यूनिट 1 के सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सप्तांग सिद्धांत पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई नंबर 1 से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुआत्मक प्रश्न। आपसे हर इकाई से एक लघुआत्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। आपसे जो मान लीजिए एक लघुआत्मक प्रश्न आएगा आपके इकाई नंबर 1 से। अब वो लघुआत्मक प्रश्न कैसे आएगा? ऑप्शन में आएगा, या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। आप जानते हो कि भी लघुआत्मक प्रश्न में अथवा आएगा, अथवा आएगा ना, अथवा आएगा, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। तो कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? चॉइस कितने ऑप्शन की है? 2 प्रश्नों की चॉइस है। मैं आपको 3 प्रश्नों की चॉइस देता हूं याद करने के लिए, कि ये 3 प्रश्न याद कर लेना और आपका हो जाएगा एकदम आराम से क्लियर, ठीक है। कौन से 3 प्रश्न याद कर लेना? मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। किस तरीके से, आंसर किस तरीके से लिखोगे वो बताता हूं। परिचय लिखना सबसे पहले, मनु का संक्षिप्त परिचय लिखोगे, फिर सप्तांग सिद्धांत का अर्थ लिखोगे, फिर 7 अंगों के बारे में बताओगे। 7 अंग कौन से? स्वामी है, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, दंड, सुहृद, ठीक है। फिर उनका संक्षिप्त में वर्णन करोगे छोटा छोटा। फिर सिद्धांत का महत्व बता देना कि भाई इसका महत्व क्या है। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है कहां पे? आपके महामैथन के अंदर। तो आप महामैथन में देखिएगा, यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया इन बातों पर। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किस तरीके से आंसर दोगे? परिचय, अर्थ, विजिगीषु, राजा, मंत्री, शत्रु, विदेश नीति, निष्कर्ष। परफेक्ट है। मैं आपको टॉपिक्स बनाते चलने, टॉपिक मैंने नीचे लिख दिए कि किस तरीके से आप टॉपिक बनाओगे, किस तरीके से आंसर लिखोगे, ठीक है। हेडिंग लगाओगे, उस हेडिंग के अंदर क्या लिखना है वो अगर जानना है तो आप महामैथन क्लास अटेंड कर लीजिए। नहीं तो रैपिड रिवीजन अवेलेबल है। रैपिड रिवीजन तो अपन ने पहले से अवेलेबल करा दी थी, 2 क्लासेस थी रैपिड रिवीजन की। नहीं तो वो भी नहीं लेनी, महामैथन ले लीजिए भाई, उसमें सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो कैसे लिखोगे? परिचय लिखोगे, शुक्र का परिचय, प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ, राजा, मंत्री परिषद, अधिकारियों के कर्तव्य, सुशासन की विशेषताएं और निष्कर्ष। हो गया, परफेक्ट है। इससे बढ़िया आंसर और कोई दे सकता क्या? देखिए, आपको जानना है कि कहां आपको मिलेंगे, तो परफेक्ट मैं बताता हूँ। बीए सेमेस्टर 2 राजनीतिक विज्ञान, ये गेस्ट पेपर है अपना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो महामैथन क्लास अटेंड कर लेना। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है कि सर ये आंसर कैसे लिखना है, तो महामैथन क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है। महामैथन क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 अटेंड कर लेना, ठीक है।
चलिए पार्ट 1 और पार्ट 2। नहीं तो रैपिड रिवीजन क्लास भी अवेलेबल है, रैपिड रिवीजन भी अवेलेबल है। अब देखो कितने सारे ऑप्शन दे दिए मैंने आपको कि महामैथन भी अवेलेबल है, रैपिड रिवीजन भी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है भाई यूट्यूब पर। और भाई कोई चाहता है कि नहीं मेरे को और भी अच्छे नंबर लाने हैं 100 आउट ऑफ 100, तो भाई नोट्स भी अवेलेबल है, भाई नोट्स भी अवेलेबल है। हाँ नोट्स कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन में मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम है मित्राध्याय क्लासेस, मित्राध्याय क्लासेस, ठीक है। आपको कहां से मिलेगी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मिलेगी आपको ऑल लिंक करके, आपको एक लिंक दिखाई दे रही है पिन कमेंट के अंदर, कमेंट के अंदर, ठीक है। कमेंट में जाना, आपको एक लिंक मिलेगी, नीचे जाओ कमेंट के अंदर एक लिंक मिलेगी ऑल लिंक करके, उस लिंक पे क्लिक करना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन लिखा हुआ डाउनलोड अवर ऐप, या फिर हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना उस एक लिंक से, ठीक है। तो आप नोट्स ले सकते हो, आप रैपिड रिवीजन क्लास ले सकते हो, आप महामैथन क्लास ले सकते हो, गैस पेपर में बता ही रहा हूं आपको। चलिए फिर अब बात करते हैं आपके इकाई नंबर 1 से। ये तो इकाई नंबर 1 से लघुरात्मक प्रश्नों की बात करी। इकाई नंबर 1 से आने वाले निबंधात्मक प्रश्न कौन से हैं? तो मनु के राजनीतिक विचारों और सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो भाई जो राजनीतिक विचार है मनु के और सप्तांग सिद्धांत है, उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है, कर दोगे। फिर एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति, सप्तांग सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कौटिल्य के विचार, ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। ये आपके निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं। परफेक्ट है, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। आएगा एक ही यूनिट 1 से एक ही निबंधात्मक आएगा, बट आपको याद हो जाए इसलिए मैंने आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं, 2 ऑप्शन दे दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक याद कर लेना। चलो आगे चलता हूं। भाई आपको मैंने बता दिया, कितने मैं बताऊं कि ऑल इन वन, यानी सभी विषयों के आपके सेमेस्टर के सभी विषयों के नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशन पे, और बहुत शानदार नोट्स है, लिटरली कह रहा हूं बहुत शानदार नोट्स है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, चेक कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाइप कर देना, कमेंट कर देना। यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के तौर पर कि राजा राममोहन राय किसकी उपाधि से जाने जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं उन्हें, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई। राजा राममोहन राय ने कुप्रथा का सबसे अधिक विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। राजा राममोहन राय किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे? आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक थे, यानी पाश्चात्य, वेस्टर्न। राजा राममोहन राय किस स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे? प्रेस की स्वतंत्रता के। राजा राममोहन राय ने किस धर्म का समर्थन किया? एकेश्वरवाद का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में की। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं आने वाला। आर्य समाज की स्थापना कहां हुई? बंबई में हुई। स्वामी दयानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाशन। स्वामी दयानंद का प्रसिद्ध नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद ने किससे सर्वोच्च प्रमाण बताया? वेद। स्वामी दयानंद किस प्रकार के राष्ट्रवाद के समर्थक है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाषण दिया? 1893 में भाषण दिया। विश्व धर्म संसद कहाँ आयोजित हुई? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया? व्यवहारिक वेदांत पर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? युवा शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार के समाजवाद का समर्थन किया? आध्यात्मिक समाजवाद का। स्वामी विवेकानंद किस भावना के प्रबल समर्थक थे? विश्व बंधुत्व के। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्रों की सेवा को किसे सम्मान बताया? ईश्वर की सेवा बताया, यानी गरीब की सेवा करोगे, ईश्वर की सेवा करोगे। स्वामी दयानंद ने किस प्रथा का विरोध किया? मूर्ति प्रजा का विरोध किया। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद तीनों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाज सुधार एवं राष्ट्रीय जागरण, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध संदेश क्या था? उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, ठीक है। उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ये है आपके यूनिट नंबर 3 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुरात्मक प्रश्न। अब बताओ, यूनिट नंबर 3 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुरात्मक प्रश्न आपके सामने रखे हैं। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ सकता है कमेंट करके। आप कमेंट कर लीजिएगा वीडियो के नीचे, कमेंट में आपके आंसर मिल जाएगा। प्लस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज बहुत शानदार तरीके से बताई जा रही है आपको। आपको नोट्स मिलते हैं, आपको एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे। आप रैपिड रिवीजन का ऑप्शन है आपके पास, रैपिड रिवीजन ले सकते हो, महामैथन क्लास ले सकते हो। तो कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं ना आपको। तो भाई थोड़ा सा आप कष्ट कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच कि अगर आप ये कर रहे हो तो।
ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुरात्मक प्रश्न। यूनिट नंबर 2 से, 3 नहीं है, सॉरी गलती से निकल गया, टॉप 3 पढ़ा मैंने, इस चक्कर में यूनिट नंबर 3 निकल गया भाई। यूनिट नंबर 2 की बात हो रही है, यूनिट नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुरात्मक प्रश्न कौन से आ सकते हैं? राजा राममोहन राय की राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। भाई राजा राममोहन राय के सामाजिक एवं राजनीतिक विवेचना कीजिए। आप क्या लिखोगे इसमें? राजा राममोहन राय का जीवन परिचय लिखोगे, राजनीतिक विचार लिखोगे, सामाजिक सुधार। तो भाई सामाजिक सुधार कैसे किया उन्होंने? सती प्रथा का विरोध किया, शिक्षा को प्रेरित किया, वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसको प्रेरित किया, प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए ये उन्होंने मांग करी, एकेश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया। तो भारतीय पुनर्जागरण में योगदान और निष्कर्ष ये आप बता दोगे जब भी राजा राममोहन राय की बात आए। भारतीय राष्ट्रवाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन कीजिए। ये आपका सकता है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि दयानंद सरस्वती की विचारों का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप बता दोगे कि भाई दयानंद सरस्वती का पहले परिचय दोगे, आर्य समाज की स्थापना करी थी, वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था, राष्ट्रवाद एवं स्वराज्य की बात करते हैं कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार इन्होंने करे, योगदान क्या था वो बता देना, फिर निष्कर्ष बता देना, बहुत बढ़िया। थर्ड क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके इस यूनिट नंबर 2 से? तो स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार बताइए। तो स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार बताने से पहले आप पहले परिचय दोगे, राष्ट्रवाद की भावना बताओगे, वेदांत बताओगे कि वो वेदांत यानी वेदों को खूब मानते थे वो, सेवा एवं समाजवाद बताओगे, विश्व बंधुत्व बताओगे, आदर्श राज्य बताओगे। ठीक है, परफेक्ट है? परफेक्ट है कि नहीं है? परफेक्ट है कि नहीं है भाई, जल्दी से बताओ, है कि नहीं है? मैराथन क्लास अटेंड कर लेना एंड रैपिड रिवीजन अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं आपको मैं अब कि आपके यूनिट नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक कौन सा आने वाला है। तो यूनिट नंबर 2 से इकाई नंबर 2 से आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है वो क्या है, देखिए। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तीनों का क्या पूछा? सामाजिक विचार बताइए, उनकी तुलना कीजिए। तो राजा राममोहन राय का सामाजिक विचार, दयानंद सरस्वती का सामाजिक विचार, विवेकानंद का सामाजिक विचार। तो आपको आंसर कैसे देना है? पहले विचार बताओगे, परिचय दोगे, फिर तीनों के अलग अलग विचार बताओगे, फिर भिन्नताएं बताओगे, फिर तुलना करोगे इन दूसरों की। इस तरीके से निबंधात्मक लिखना है। देखिए आपको याद रहे निबंधात्मक आपको कम से कम आई थिंक कितने प्रश्न अटेंड कर, कितने हमने आगे बात करी थी आपके, हाँ 400 शब्द प्रति उत्तर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है एक सेकंड, हाँ देखो ये रहा, 400 शब्द प्रति, है ना, उत्तर आपको लिखने हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 150 शब्द, यहाँ 150 शब्द लिखा है ना, तो यहाँ पर 150 शब्द में लिखना है। तो लघुरात्मक 150 शब्द में लिखना है और ये 400 शब्द में लिखना है। दिख गया? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा डाउन हो जाता हूँ मैं, अब तो दिख ही रहा है, परफेक्ट है। चलिए तो लघुरात्मक 150 200 के अंदर लिख देना और निबंधात्मक 400 के शब्दों के अंदर लिख लेना। शब्दों का मतलब से कितना पेजेस हो गया, तो पेजेस की बात करें, लघुरात्मक में 2 पेजेस भरने हैं और निबंधात्मक में 4 से 5 पेज तो भरने ही है। लघुरात्मक में 2 पेज भरना, ठीक है, और निबंधात्मक में मैंने आपको बता दिया कितने, निबंधात्मक में 4 कम से कम और 5 भर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और सबसे पहले निबंधात्मक अटेंड करना, फिर लघुरात्मक अटेंड करना। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन एवं राष्ट्रवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन एवं राष्ट्रवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद था कैसा? आई एम सॉरी, तो भैया आप बताओगे, पहले तो जीवन परिचय बताओगे, ठीक है, जीवन परिचय, फिर राजनीतिक दर्शन, फिर राष्ट्रवाद, फिर व्यवहारिक वेदांत, फिर समाजवाद एवं विश्व बंधुत्व, आदर्श राज्य की अवधारणा, योगदान, आलोचना, निष्कर्ष। परफेक्ट है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, हेडिंग लिखनी है, पॉइंट्स बनाने हैं, टेबल, आप पैराग्राफ बनाइए, हेडिंग लगाइए, अंडरलाइन कीजिए, आंसर को अच्छा बनाइए। नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो शेयर करेगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि इस बच्चे ने शेयर किया है, तो मैं इसको पर्सनली कमेंट करता हूँ कि थैंक यू सो मच, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।
गोपाल कृष्ण गोखले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, आपका कोई कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर कर दो, एक बार आंख बंद करके शेयर कर ही दो कॉलेज के ग्रुप में, देखा जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा के प्रमुख नेता थे? उदारवादी विचारधारा के। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी कब स्थापना हुई? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले किस प्रकार के स्वशासन के समर्थक थे? संवैधानिक स्वशासन के समर्थक थे। गोखले किस प्रकार के आंदोलन में विश्वास रखते थे? संवैधानिक आंदोलनों में, वैधानिक आंदोलनों में। गोखले ने किस स्वतंत्रता का समर्थन किया? प्रेस की स्वतंत्रता का। प्रेस की स्वतंत्रता राजा राममोहन ने भी बात की थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्ता के किस सिद्धांत के समर्थक थे? विकेंद्रीकरण के। गोखले ने राष्ट्रीय एकता के लिए किस संस्था की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक किस विचारधारा के प्रमुख नेता थे? उग्रवादी विचारधारा के। तिलक ने कौन से दो प्रसिद्ध समाचार प्रारंभ किए? केसरी एवं मराठा, ठीक है, केसरी एवं मराठा। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी भाषा में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी में। मराठा नाम वाला अखबार का नाम क्या? मराठा। छप किस में रहे? अंग्रेजी में। अखबार का नाम है केसरी, छप किस में रहे? मराठी में, ठीक है। तिलक ने किस उत्सव को राष्ट्रीय चेतन का माध्यम बताया? गणपति उत्सव को। तिलक ने किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जयंती को राष्ट्रीय उत्सव का बनाया? छत्रपति शिवाजी। तिलक किस प्रकार के राष्ट्रवाद समर्थक थे? उग्र राष्ट्रवाद। तिलक ने किन 3 कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। दादा भाई नौरोजी किस उपाधि से जाना जाते हैं? भारत की विद्य पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी किस राजनीतिक विचारधारा के प्रमुख नेता थे? उदारवादी विचारधारा के। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत दिया? धन निष्कासन केंद्र। भाई आपका जो धन निष्कासन सिद्धांत है, ड्रेन थ्योरी है, किस तरीके से विदेशों के अंदर हमारा खर्चा, हमारा धन भेजा जाता है। समझ गए मेरी बात को? इसको अपन पढ़ चुके हैं यार बहुत अच्छे तरीके से रैपिड डिवीजन के अंदर। अब अपन आपकी वो अटेंड भी कर लेंगे महामैथन, तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। महामैथन वैसे एक महामैथन तो आ चुकी है, दूसरी महामैथन भी आई थिंक जब तक ये क्लास अपलोड हुई तब तक तो आ चुकी होगी, उसको देख लेना। धन निष्कासन सिद्धांत किससे संबंधित है? भारत की संपत्ति से, भारत की संपत्ति को इंग्लैंड जाना। दादा भाई नौरोजी किस पुस्तक का नाम क्या? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एमसीक्यू में आ सकता है, रिक्स्थान में आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी ने किस शासन की आलोचना की? ब्रिटिश शासन की। गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक गुरु किसे माना? महादेव गोविंद रानाडे को। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किस स्वीकार किया? गोपाल कृष्ण गोखले को। तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? गीता रहस्य, ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस में भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण? हाँ ठीक है, ठीक है। धन निष्कासन की भारतीय निर्धनता, भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? भाई धन निष्कासन ही है भारत की गरीबी का मुख्य कारण। स्वराज में जन से अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए फिर अब आते थे इकाई नंबर 3, यूनिट नंबर 3 से, इकाई नंबर 3 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लघुत्मक प्रश्न, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अच्छे से वर्णन कर देना कि पहले परिचय दे देना, उनकी उदारवादी विचारधारा बता देना, उनके सुधार बता देना। उन्होंने स्वशासन और विकेंद्रीकरण को फॉलो किया था, तो उन्होंने स्वशासन को किस तरीके से फॉलो किया वो बता देना। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी ये उनकी रचना है, तो उसको बता देना। भारतीय राजनीति में योगदान क्या था उनका, ये बता देना। बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद एवं स्वराज्य संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद एवं स्वयं राज्य, तो भाई इसको बता देना अच्छे से, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका कि दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी है, यानी कि धन निष्कासन कैसे हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका आलोचना क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। हमने आप रैपिड रिवीजन में बात कर ली थी इसकी। एनीवेज आप महामैथन में इसको दोबारा से पढ़ लेना, चेक कर लेना। इनके आंसर सभी को, आपको इनके अगर आंसर चाहिए तो आप महामैथन क्लास देख लीजिएगा, रैपिड रिवीजन क्लास देख लीजिएगा। थोड़ी सी क्लास है, रैपिड रिवीजन क्लास 2 क्लास है, महामैथन कितनी है? 2 क्लास है, तो टोटल 4 क्लासेस हैं, 1-1 घंटे की, तो 4 घंटे की क्लास हो गई। 4 घंटे की क्लास ले ली,
बहुत अच्छे नंबर आएंगे। डायग्राम के साथ समझा रखा है भाई। निबंधात्मक क्या आ सकता है? गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी आलोचना करनी है उनकी, तो आप धन निष्कासन सिद्धांत कीजिएगा, ब्रिटिश शासन की आलोचना कीजिएगा, स्वशासन की संबंधी विचार रखिएगा, योगदान बताइएगा, फिर सीमाएं बताइएगा, ठीक है। इन सभी का आंसर मैंने महामैथन और रैपिड रिवीजन में करा रखा है। एनीवेज इनका सबसे बेस्ट आंसर चाहिए आपको, कहां मिलेगा? इनका सबसे बेस्ट आंसर आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम मित्रादय क्लासेस है। एप्लीकेशन का नाम मित्रादय क्लासेस है। एप्लीकेशन कहां से मिलेगी? प्ले स्टोर पे आप मित्रादय क्लासेस सर्च कर दीजिएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, पिन कमेंट में दे दिए, फॉलो कर लीजिएगा। सेमेस्टर 2 का कोर्स ले लीजिए इन जस्ट 149 रुपीज, मात्र 150 रुपए का कोर्स है, उसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे बहुत शानदार तरीके से। बात करते हैं आपकी इकाई नंबर 4 से आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को 1869 के अंदर। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के अंदर हुआ था। भाई गांधी जी मेरे से एक दिन छोटे हैं, आपको पता है, मेरा 1 अक्टूबर को बर्थडे आता है, तो गांधी जी मेरे से एक दिन छोटे हैं। क्या बात है यार गांधी जी, ये तो गलत बात है। चलिए कोई नहीं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत करी? सत्याग्रह की शुरुआत करी। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का आधार क्या है? सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का प्रमुख आधार क्या है? सत्य। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? मन, वचन, कर्म, किसी भी तरीके से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। आप कहोगे सर मैं तो लड़ाई तो की नहीं, अरे लड़ाई तो आप शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचा रहे हो, शारीरिक रूप से अहिंसा कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, है ना। या मन से भी हिंसा कर सकते हो, वचनों से हिंसा कर सकते हो, कटु वचन बोल सकते हो किसी को, ठीक है। तो किसी भी तरीके से उसको कष्ट ना पहुंचाना, यह है अहिंसा। गांधी जी ने किसे सबसे बड़ा शस्त्र माना? सत्याग्रह को माना। गांधी जी के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? हिंद स्वराज। गांधी जी ने किस प्रकार के राज्य की कल्पना की? राम राज्य की। गांधी जी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के समर्थक थे? ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के। गांधी जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ट्रस्टीशिप सिद्धांत का। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा कहां बसती है? गांव में बसती है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? प्रथम स्वतंत्र प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर। आपके बाल दिवस मनाते हैं ना, इन्हीं के कारण मनाते हैं अपन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था, प्रयागराज के अंदर। नेहरू किस प्रकार के समाजवाद के समर्थक थे? लोकतांत्रिक समाजवाद के। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख प्रवर्तकों में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू किस प्रकार के राष्ट्रवाद समर्थक थे? लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद। नेहरू ने किस प्रकार के अंतरराष्ट्रवाद के समर्थक थे? विश्व शांति एवं सह अस्तित्व। इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। एक काम करता हूं मैं, छोटा सा फटाफट से टिक रहता हूँ। पंच सिद्धांत है, कब शुरू हुआ, गुटनिरपेक्षता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इनको एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा खुद से इनको पढ़ लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ ये देखिए अभी मेरे को इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास भी लाइव लेनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी कंजेस्टेड है टाइम की वजह से, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ही है, ज्यादा है ही नहीं। अब इकाई नंबर 4 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुरात्मक, तो एक तो आ सकता है अहिंसा का सिद्धांत, सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत। फिर दूसरा आ सकता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा क्या आ सकता है? आपकी जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता को समझाइए। जवाहरलाल नेहरू ने जो समाजवाद और गुटनिरपेक्षता के विचार रखे थे ना, उसको समझाइए। ये आपकी इकाई नंबर 4 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और निबंधात्मक में क्या आ सकता है? तो आलोचना आ सकती है गांधी जी की, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू के प्रति आपने कह सकते हैं विदेश नीति, जो आपकी गुटनिरपेक्षता थी ना, वो विदेश नीति आ सकती है। राजनीतिक विचार एवं विदेश नीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एप्लीकेशन में नोट्स मिल ही जाएंगे आपको। इकाई नंबर 5 से क्या आ सकता है? एम एन रॉय के बारे में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्सवाद है, नव मानववाद है, तो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, आप इनको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ना टिक कर लीजिएगा। अभी जस्ट इसके बाद में मेरे को एक लाइव क्लास अटेंड करनी है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। एनीवेज मैं मात्र कितने वन लाइनर लेके आया हूँ? वन लाइनर है ना, ये वन लाइनर बोलते हैं इनको। मात्र 30 लेकर के आया हूँ, उन 30 के अंदर से आपके क्वेश्चन आ भी जाएगा, ठीक है। इन 30 में से आएगा। आपको जरूरी नहीं है कि भाई सर हमें 120, 150, 250, 300 एमसीक्यूज की तैयारी करवाओ। अरे भाई जरूरत ही नहीं है। हर यूनिट के सिर्फ 30 एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए हैं इसमें क्लास के अंदर, और इन्हीं में से ही आपके प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से आएंगे।
और क्वेश्चन क्या आ सकता है लघुरात्मक के अंदर? नव मानववाद वाला क्वेश्चन आ सकता है। जयप्रकाश नारायण की जो समग्र क्रांति है, दल विहीन लोकतंत्र है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की न्याय संबंधी न्याय की बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की न्याय की बात, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे समग्र क्रांति है, यहाँ पे नव मानववाद है, परफेक्ट है। आगे चलते हैं, आपकी क्या क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक में? भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक सामाजिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एम एन रॉय की, जयप्रकाश नारायण की, भीमराव अंबेडकर की, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फाइनली आपके ये क्लास खत्म होती है। इस क्लास में हमने बात करी आपके किसकी बात करी? गैस पेपर के बारे में बात करी। तो गैस पेपर आपको दिखा दिया मैंने, गैस पेपर, गैस पेपर, इसी से आपका कल का पेपर बनेगा। तो अब आप महामैथन क्लास अटेंड कर लेना। क्या अटेंड करोगे? महामैथन, 2 महामैथन है, पार्ट 1 पार्ट 2 अटेंड कर लेना। साथ में आपको रैपिड डिवीजन भी अवेलेबल मिल जाएगा, तो रैपिड डिवीजन देख लेना। साथ में आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे। तो अब एक लास्ट आपसे विनती जो मैं करके जाऊंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो उस एक लिंक से। और एक लास्ट विनती कि वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। एंड कमेंट तो प्यारा सा करके से जाना, प्यारा सा कमेंट करके जाना, जो भी आपको इस क्लास के बारे में लगा कर जाना। प्लस हाइप का बटन मिलता है आपको, हाइप का बटन, हाइप कर दो यार प्लीज, हाइप कर दीजिए। हाइप क्यों कर दीजिए? हाइप से क्या होता है कि बच्चों तक जल्दी जल्दी वीडियो पहुंच जाती है, जिन तक नहीं पहुंचे ना वीडियो उन तक भी पहुंच जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल के पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। महामैथन अटेंड कर लेना एंड रैपिड डिवीजन ले लेना। चलिए फिर, जय हिंद।